अमित के आने पर मोनिका उसे खूब सुनाने लगती है। देखिए अमित जी, मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आपको रश्मि पर इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन मोनिका जी, प्लीज अमित जी, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। आपके लिए मेरे मन में बहुत इज्जत थी, लेकिन आपने रश्मि को जिस तरह से दुखी किया है, वो देखने के बाद तो मुझे आप पर गुस्सा आ रहा है। ये रश्मि भी ना, हमारे झगड़े के बारे में उसे मोनिका को बताने की क्या जरूरत थी। अभी अभी तो मोनिका जी के साथ मेरी अच्छे से बनने लगी थी, और उस पागल ने तो वो भी बिगाड़ दिया। देखिए अमित जी, शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। रश्मि एक बहुत ही सुंदर लड़की है, और वो जो भी पहनावा पहनती है वो उसमें बेहद खूबसूरत दिखती है। वो गांव से जरूर है, लेकिन उसे हर चीज की समझ है। इतनी समझ कि शहर की लड़की भी इसके सामने शांत बैठ जाए। रहने दो मोनिका। नहीं रश्मि, तुम मेरी सिर्फ पड़ोसन नहीं हो, बल्कि मेरी अच्छी सहेली भी बन चुकी हो, और मैं अपनी सहेली के लिए जरूर बोलूंगी। फिर वो चाहे तुम्हारा पति हो, सास हो, या कोई और भी क्यों ना हो। और अमित जी, कुर्ती और साड़ियां पहनना रश्मि की पसंद है। अब वो दूसरों या आपके लिए अपनी पसंद को बदलना नहीं चाहती, तो उसमें आपको क्या दिक्कत है। एक पति को अपने पत्नी की खुशियों में खुश रहना चाहिए। जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना चाहिए, और आपको भी उससे वैसे ही प्यार करना चाहिए, और उसका सम्मान भी करना चाहिए, ना कि उसे बार बार कड़वे ताने कसकर छोटा साबित करना चाहिए। जी मोनिका जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन वो, अब मेरे सामने झूठ मत कहिए आप। ये बेचारी यहाँ उदास बैठी थी। मेरे कई बार पूछने के बाद ही उसने मुझे ये सब बताया है। आप रश्मि के पहनावे को गवार नाम देते हो, लेकिन असल में तो यही पहनावा सबसे बेहतरीन और सुंदर पहनावा है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। बाकी लोग तो बस मॉडर्न कपड़े ही पहनते हैं, लेकिन रश्मि जैसे कम ही लोग हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति को बरकरार रख रहे हैं। इसलिए आपको उस पर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको तो उस पर नाज होना चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ मोनिका जी, मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। मुझे रश्मि को वो सब नहीं कहना चाहिए था। प्लीज अमित जी, मुझसे माफी मत मांगिए, और अगर आपको माफी मांगनी ही है तो आप रश्मि से मांगिए। मुझे माफ कर दो रश्मि, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। अब अमित को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। जितनी इज्जत मैंने मोनिका जी के मन में कमाई थी, अब वो सब खत्म हो गई है, और ये सब उस रश्मि के कारण हुआ है। अब अमित मोनिका की नजरों में अच्छा बनने के लिए रश्मि के साथ प्यार से बर्ताव करने लगता है। अरे रश्मि, इतनी सच सवर कर कहाँ पर जा रही हो? मैं आज अमित और माँ जी के साथ बाहर जा रही हूँ खाने के लिए। क्या बात है, चलो अच्छा है। वैसे वो अभी तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं, अब सब ठीक है मोनिका, तुम फिक्र मत करो। चलो अच्छी बात है, फिर जाओ खूब एंजॉय करो। फिर एक दिन, अरे रश्मि, ये लड्डू जो मैंने बनाए हैं वो जाकर मोनिका को दे दे। ये लड्डू उसे बहुत पसंद आएंगे। लेकिन माँ जी, वो मीठा बिल्कुल नहीं खाती ना, तो ये लड्डू उसे देकर वेस्ट हो जाएंगे। जानती हूँ बहू, लेकिन उसका पति तो खाएगा ना, और वो भी तो 10 दिनों में एक बार तो वो खाती ही है ना। वो क्या कहते हैं उसे, चीट डे करती है ना वो, तो ये लड्डू वह तभी खा लेगी। वैसे भी ये लड्डू काफी लंबे समय तक ताजे और स्वादिष्ट रहेंगे, बिल्कुल खराब नहीं होंगे। ठीक है माँ जी, मैं ये लड्डू मोनिका को देकर आती हूँ। उतने में अमित उसे रोक देता है। क्या हुआ अमित? वो दरअसल, मुझे तुम्हारे हाथ के नूडल्स खाने का बहुत मन कर रहा है, प्लीज बना दो ना। ठीक है अमित, मैं अभी बना कर देती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दे दो। बस ये लड्डू मैं मोनिका को देकर आती हूँ, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूंगी। अरे यार, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत भूख लग रही है रश्मि,
प्लीज बना दो ना फटाफट। तुम चाहो तो ये डब्बा मैं मोनिका जी को देकर आता हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, जाओ देकर आओ उसे। तब तक मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बनाती हूँ। रहने दे अमित, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे तू ऑफिस से थक कर आया है तो तू जाकर आराम कर। तेरे नूडल्स बनाने के बाद रश्मि जाकर देकर आएगी उसे डब्बा। अरे नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हूँ। आज ऑफिस में बहुत कम काम था, इसलिए मैं अभी भी बहुत फ्रेश हूँ। इसलिए ये डब्बा मुझे उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अमित वो डब्बा लेकर मोनिका के घर चला जाता है। थैंक यू सो मच अमित जी। मैं और विहान ये लड्डू जरूर खाएंगे। सच में स्वरूपा आंटी बहुत ही स्वीट है। यू आर मोस्ट वेलकम मोनिका जी। बैठिए, मैं आपके लिए फ्रेश जूस बना कर लाती हूँ। जी ठीक है मोनिका जी। लेकिन ये क्या, आपके हाथ में ये चोट कैसे लग गई? वो सफाई करते करते कांच लग गई। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा ही लगा है। हे भगवान! मोनिका जी, ये क्या करती रहती हो आप? आपको ध्यान देना चाहिए था ना। आप जाकर सेप्टिक इंजेक्शन जरूर लगवाना, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। और आप तो आज काफी कमजोर भी लग रही हो। जी अमित जी, विहान के आने के बाद मैं डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगी। फिर मोनिका अमित को जूस बनाकर देती है। अमित जी, आप ये जूस पीजिए, तब तक मैं आपके लिए सैंडविच बनाकर लाती हूँ। बस 5 मिनट दीजिए मुझे। अरे नहीं मोनिका जी, आप इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? आप मेरे साथ यहाँ पर बैठ जाइए और बातें कीजिए मुझसे। अरे नहीं अमित जी, इसमें कैसी दिक्कत? फिर मोनिका रसोई में जाकर सैंडविच बनाने लगती है और तभी वहां पर अमित भी आ जाता है। आप रहने दीजिए अमित जी, मैं कर लूंगी ना। नहीं मोनिका जी, आपके हाथ में चोट लगी है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ ना। वैसे खाना बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन ये ककड़ी और बीटरूट तो मैं काट ही सकता हूँ। उतनी ही आपको मदद भी हो जाएगी। ओफो अमित जी, आप भी ना, मानोगे नहीं। दरअसल मोनिका जी, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता था। उस दिन मैंने रश्मि पर वो काम का गुस्सा उतार दिया, जिस कारण रश्मि को काफी बुरा लगा। लेकिन असल में मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ मोनिका जी, जैसा आप मुझे समझ रही हो। मुझे रश्मि साड़ी और कुर्ती में बहुत पसंद है। वो तो उस दिन बस ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम हो गया था और उसी का फ्रस्ट्रेशन रश्मि पर निकल गया। इट्स ओके अमित जी, अब आप उसके साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे हो और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपको ऐसा महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरी नजर में आपकी इज्जत वैसी ही है। इंसान है हम, तो गुस्सा आना जायज है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गुस्से में किसी को भी बुरा भला बोलकर उसका दिल ना दुखाए, क्योंकि दूसरों पर गुस्सा उतारकर कुछ नहीं मिलता सिवाय एक्स्ट्रा टेंशन और प्रॉब्लम्स के। जी मोनिका जी, ये बात तो आपने एकदम सही कही और मैं आपकी इस बात को जरूर ध्यान में रखूंगा। उतने में वहां पर विहान आ जाता है और वो अमित को मोनिका के साथ सैंडविच बनाते हुए देखकर हैरान रह जाता है। अरे विहान भाई, आप आ गए? हाँ अमित, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो भी मेरे घर की रसोई में? वो दरअसल हुआ यूं कि रश्मि घर पर खाना बनाने में व्यस्त है और उसने कहा कि माँ के हाथ के बने हुए लड्डू यहाँ आकर दे दो। इसलिए मैं ये डब्बा आपको देने चला आया और तभी मोनिका जी मेरे लिए सैंडविच बनाने लगी। मैंने इन्हें मना किया, लेकिन फिर भी ये मानने से रहे। इसलिए मैंने सोचा कि इनके हाथ पर चोट लगी है तो मैं इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देता हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि घर की दूसरी चाबी तुम्हारे पास है। हाँ मोनिका, मेरे पास पहले से ही एक दूसरी चाबी है और मैं उसी से दरवाजा खोलकर अंदर चला आया। मुझे लगा कि दूसरी चाबी कहीं खो गई है, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा अमित जी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे इतनी भी चोट नहीं लगी है, इसलिए मैं ये सैंडविच अकेले ही बना सकती हूँ। लेकिन मोनिका जी, अरे अमित भाई, क्या अब भी? वो कह रही है ना कि वो बना लेगी, तो चलो आप,
हम दोनों हॉल में बैठ जाते हैं। फिर विहान अमित को हॉल में लेकर जाता है और थोड़ी देर बाद में मोनिका सैंडविचेस बनाकर लाती है, जिन्हें खाकर अमित वापस अपने घर चला आता है। और अमित को इतना खुश देखकर स्वरूपा के मन में अजीब ख्याल आते हैं। जब भी ये लड़का मोनिका से मिलता है, इसके चेहरे पर अलग सी खुशी छा जाती है। मुझे तो इसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे। अच्छा माँ, मैंने उन्हें डब्बा दे दिया, लेकिन अमित बेटा, तुझे इतनी देर कैसे लग गई वहां पर? डब्बा देने गया था या बनाने गया था? तो ऐसी बात नहीं है माँ, वो मैं उनकी मदद करने लगा था, इसलिए थोड़ी देरी हो गई। फिर विहान भाई आ गए और हम दोनों ने मिलकर सैंडविचेस खाए और ढेर सारी बातें भी की। अरे लेकिन तुझे उसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? वो दरअसल मोनिका जी के हाथ में चोट लगी थी, इसीलिए मैंने उनकी मदद की। चलो, अब मैं जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ और फिर रश्मि के हाथ के बने मस्त टेस्टी टेस्टी नूडल्स खाऊंगा। इतना कहते हुए अमित वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये लड़का कहीं किसी गलत दिशा में ना चला जाए। फिर कुछ दिनों के बाद जब अमित और रश्मि की शादी की पहली सालगिरह होती है, तभी अमित भाई और रश्मि भाभी, आप दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। हैप्पी एनिवर्सरी गाइस। आप दोनों के लिए हम दोनों की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। ये क्या? इतने बड़े तोहफे की क्या जरूरत थी मोनिका जी? विहान भाई, क्या अब भी? हाँ मोनिका, आप दोनों आए वही बहुत है हमारे लिए। खामखा आप दोनों ने इतनी दिक्कत क्यों ली? अरे नहीं भाभी, इसमें कैसी दिक्कत? चलो बच्चों, अब जल्दी से केक काट लेते हैं। मुझे बहुत मन कर रहा है केक खाने का, तो तुम चारों बाद में गप्पे मार लेना। फिर केक कट करने के बाद अमित सबसे पहला पीस रश्मि को खिलाने की जगह पर वो मोनिका को खिला देता है। और उसकी ये हरकत देखकर रश्मि और विहान के साथ साथ स्वरूपा को भी बहुत अजीब लगता है। फिर पार्टी के बाद जब विहान और मोनिका अपने घर जाते हैं, तभी देखो मोनिका, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बोलो ना विहान, क्या हुआ? अभी तो सोने का टाइम हो गया है ना, तो तुम्हें इस वक्त ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है? देखो मोनिका, मैं जो भी कह रहा हूँ उसे गलत मत समझना। मैं तो बस ये चिंता के चलते कह रहा हूँ और मेरा ऐसा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है। ओफो विहान, ठीक है, अब बात को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाना बंद करो और जल्दी से बताओ मुझे कि आखिर बात क्या है। देखो मोनिका, अमित तुम्हारी तरफ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। उसका तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करते रहना, इवन तुम्हें देखने का तरीका भी उसका बहुत अजीब है। और साफ शब्दों में कहा जाए तो मुझे ये सब बहुत गलत लग रहा है। लेकिन विहान, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। अमित जी का स्वभाव ही वैसा है। वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बल्कि सभी लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। ऐसा नहीं है मोनिका, अमित की हरकतें वाकई में बहुत अजीब है और एक पति होने के नाते मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर ही रहो। तुम तो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो विहान। मैं समझ सकती हूँ कि एक पति होने के नाते तुम्हें मेरी चिंता होती है, लेकिन ट्रस्ट मी विहान, अगर ऐसा वैसा कुछ भी होता तो मैं खुद ही समझ जाती ना। मुझे अमित जी के आसपास रहते हुए कंफर्टेबल महसूस होता है, और अगर मुझे कुछ अजीब लगता तो मैं खुद ही उनसे दूरी बना लेती ना। इसीलिए तुम चिल करो और चलो अब फ्रेश हो जाओ। मैं हम दोनों के लिए कोल्ड कॉफी बना कर लाती हूँ। लेकिन मोनिका, प्लीज मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये मोनिका भी ना। फिर अगले दिन क्या हुआ रश्मि? इतनी चिंता में क्यों बैठी है तू यहाँ पर? कुछ नहीं माँ जी, वो बस। सब समझ रही हूँ मैं बेटा। कल रात को पार्टी में अमित ने तुम्हें पहले केक खिलाने की जगह पर उस मोनिका को केक खिलाया। हाँ माँ जी। देख बेटा, अमित मोनिका की तरफ पूरी तरह आकर्षित हो चुका है।
ना जाने मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई जो वो निकम्मा ये सारी गलत हरकतें कर रहा है। हाँ माँ जी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा जहाँ मेरा पति मुझे छोड़कर दूसरी औरत के लिए दीवाना हुए जा रहा है। तो चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। हम दोनों सास बहू मिलकर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। क्या? हाँ बेटा, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी सारी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। लेकिन हम ऐसा क्या करेंगे माँ जी? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। क्या हुआ बहू? अरे तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? लगता है बुढ़िया ने कुछ सुना नहीं। चलो अच्छी बात है। वो माँ जी, हमारे कमरे का एसी थोड़ा खराब हो गया है ना, इसलिए अर्नव बाहर गया है क्योंकि मैं गर्मी में सो ही नहीं पाती। हे भगवान, इस मनहूस एसी को भी अभी खराब होना था क्या? तभी अर्नव वहां पर आ जाता है। मैंने उस पहचान वाले आदमी से बात कर ली है, लेकिन वो कह रहा है कि वो नहीं आ पाएगा क्योंकि वो दूसरे गांव गया है। क्या? हाँ मिश्का, और अब इतनी रात को हमें कोई और एसी रिपेयर करने वाला नहीं मिलने वाला। हे भगवान, अब क्या करें? अरे एक काम करो ना, अगर बहू को गर्मी में नींद नहीं आती तो तुम दोनों मेरे और तेजेंद्र के कमरे में सो जाओ और हम दोनों एक रात के लिए इस कमरे में सो जाते हैं। क्या? हाँ बेटा, और तू कल एसी ठीक करा देना। अब क्या कर सकते हैं, बहू पहले से ही पिछले एक हफ्ते से ठीक से सोई नहीं होगी, इसलिए जाओ हमारे कमरे में जाकर सो जाओ। ठीक है मम्मी, अगर आप इतना कह रही हो तो हम आपके और पापा के कमरे में सो जाते हैं। चलो मिश्का। नहीं मिश्का, तुझे अपने ससुराल वालों के नजरों में एकदम सर्वगुण संपन्न बनना है, इसलिए तू वहां पर नहीं जा सकती। अरे नहीं अर्नव, हम यहीं पर सोएंगे। अरे लेकिन क्यों बहू? अरे माँ जी, मुझे यहाँ पर सोने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आप अपने कमरे में ही सो जाओ। अच्छा ठीक है फिर। सच में बहुत प्यारी बहू मिली है मुझे तो। चलो अब दोनों आराम से सो जाओ। शुभ रात्रि। फिर वो दोनों अपने कमरे में ही सो जाते हैं। फिर एक रोज मिश्का की ननंद रोली उसे खरीदारी करने के लिए एक मार्केट लेकर जाती है। अरे रोली, ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई मॉल भी नजर नहीं आ रहा। अरे भाभी, यही तो वो जगह है जहाँ पर हम खरीदारी करने आए हैं, चंपक नगर। यहाँ रास्ते पर ही ऐसे स्टॉल लगे होते हैं जिनमें सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। चलो आज हम दोनों जम के खरीदारी करेंगे। क्या? मिश्का को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। वाह, ये वाली कुर्ती तो मुझ पर कितनी जचेगी ना। और रोली, क्या हुआ भाभी, आप भी लो ना कुछ। ये देखो, ये वाली पर्स कितनी खूबसूरत है। दिखने में तो एकदम महंगी लग रही है, लेकिन सिर्फ 150 रुपए की है। अरे नहीं मिश्का, मैं यहाँ से कुछ भी नहीं लेने वाली। मुझे जो भी खरीदना होता है वो मैं मॉल से ही खरीदती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन यहाँ का माल भी खराब तो नहीं है ना। सस्ता और एकदम अलग अलग प्रकार का होता है। मॉल के सामान में और यहाँ के सामान में क्या फर्क होता है? सब एक जैसे ही तो होता है। क्या? ये किसने कहा तुमसे? अरे दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ के सामान की क्वालिटी एकदम बेकार होती है और मॉल का सामान भले ही महंगा होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी होती है। नहीं भाभी, मॉल में अगर कुछ खरीदने जाओ तो वो चीज भी बिगड़ ही जाती है, फिर चाहे वो कपड़े हो या कुछ और हो। आजकल मॉल की क्वालिटी भी सही नहीं रही, इसीलिए ये सस्ता माल खरीद कर कुछ समय के लिए इस्तेमाल करो और खुश रहो, और खराब भी हो जाए तो इतना बुरा भी नहीं लगता। हे भगवान, अब इस बेवकूफ लड़की को मैं क्या ही बोलूं। एक तो इसने मुझे इतनी घटिया जगह पर लेकर आई है, ऊपर से ये मेरा दिमाग भी खराब कर रही है। बस भगवान करे कि मुझे यहाँ पर मेरे कोई पहचान वाला ना मिल जाए।
क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मेरी तो शामत ही आ जाएगी। फिर जब रोली की सारी खरीदारी हो जाती है तभी, चलो ना भाभी, वहां जाकर गोलगप्पे खाते हैं। क्या कहो? इस जगह पर? हाँ भाभी। बाप रे, मैं इस जगह पर गोलगप्पे बिल्कुल नहीं खाने वाली। अरे देखो तो, कैसे खुले में गोलगप्पे बनाकर बेच रहे हैं। पता नहीं उसने हाथ धोए भी होंगे या नहीं। अरे भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही है? पूरी दिल्ली में यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर है। एक बार खाकर तो देखिए, उंगलियां चाटती रह जाओगी आप। नहीं बाबा नहीं, मैं तो ये सब नहीं खाने वाली और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। अरे रुक जाइए भाभी। अच्छा ठीक है, आप मत खाइए, लेकिन कम से कम मेरे खाने तक तो रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं दूर खड़ी रहूंगी, वहां पार्क के गेट पर। ठीक है भाभी, लेकिन एक बात कहूँ, आपने वो अंग्रेजी कहावत तो सुनी ही होगी ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। किसी भी चीज के बाहरी रूप से उसे परखना नहीं चाहिए। और ये गोलगप्पे वाला वाकई में बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाता है। अरे बाबा, भगवान के लिए इसके गुणगान गाना बंद भी करो और जाओ, तुम्हें जो खाना है खा लो। ऐसे ही एक रोज। हाँ चूही, काम में बिजी थी ना, इसलिए फोन नहीं उठा पाई। बोलना, तूने कॉल क्यों किया था? अरे क्या अब भी दी, कुछ होगा तभी मैं आपको थोड़ी ना फोन करूंगी। अरे ऐसे भी तो फोन कर सकती हो ना। अब देखो, ऐसे शादी होने के बाद में आपने तो अपनी बहन को ही पराया कर दिया। अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, ये सब छोड़िए ना दी, और बताइए कैसे चल रहा है वहां पर सब कुछ? सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है और मैं अर्नव के साथ बहुत खुश हूँ। पर अब यहाँ पर मुझे रोज रोज माँ और पापा के ताने भी सुनने नहीं मिलते। ओफो दी, क्या अब भी? अच्छा चल, अब मैं रखती हूँ फोन, मुझे कुछ काम याद आ गया है, लेकिन मैं तुझे शाम में कॉल करूंगी, ठीक है ना? बाय। लेकिन दी, मिश्का कॉल कट कर देती है। इस बेवकूफ को थोड़ी सी ही सैलरी में कितनी खुशी मिलती है, इसीलिए इसके पास फोन पर बात करने के लिए ढेर सारा खाली समय पड़ा है। लेकिन मुझे अपने नए प्रोजेक्ट पर काम करना है और खूब आगे जाना है, उससे मेरी सैलरी और पोजीशन दोनों बढ़ेगी। मिश्का अपनी जिंदगी में पहले से ही लोगों से ज्यादा पैसों को अहमियत देती है। फिर एक दिन जब वो अर्नव के साथ मॉल में घूमने जाती है, तभी वहां पर मिश्का को उसकी सहेली मिल जाती है। ओ माय गॉड साक्षी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मिश्का, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ साक्षी। सॉरी यार, तुम्हारी शादी में मैं नहीं आ पाई, गाँव गई थी ना, इसीलिए। अरे कोई बात नहीं बाबा, इट्स ओके। वैसे तुम दोनों को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम दोनों के फोटोज तो मैं हमेशा सोशल मीडिया पर देखती ही रहती हूँ, और तुम तो हर दिन आगे लगाती रहती हो यार। सच में तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। शुक्रिया साक्षी। अरे मिश्का, अब चले क्या हम, वरना जूतों की सेल खत्म हो जाएगी। 10,000 के जूते सिर्फ 5,000 में मिलने वाले हैं आज। क्या? अरे जाओ जाओ और अपना ख्याल रखो। बाय। ठीक है साक्षी, बाय। फिर साक्षी के जाने के बाद मिश्का अर्नव पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अर्नव, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? अरे क्या हुआ मिश्का, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे मेरी सहेली तुमसे बात कर रही थी, लेकिन तुमने उसे हेलो तक नहीं कहा, और तुम्हारा ध्यान तो बस जूतों की दुकान पर ही था। ऐसे कौन करता है भला? अरे तो फिर उसने भी तो मुझसे कोई बात नहीं की ना। अरे तुम तो पूरा टाइम दूसरी तरफ ही देख रहे थे, तो वो तुमसे क्या बात करती? ऊपर से उसके सामने पागलों की तरह बोल रहे थे कि जल्दी चलो, वरना सेल खत्म हो जाएगी। अरे मैं सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी को एकदम हाई क्लास अंदाज में दिखाती हूँ, लेकिन अब वो क्या सोचेगी कि ये एकदम हाई फाई है, लेकिन इसका पति तो सेल के जूते खरीदता है। ओफो मिश्का, अब उसमें कौन सी बड़ी बात है, और सेल के जूते खराब थोड़ी ना होते हैं।
और ऊपर से तुम्हारी एक ही सहेली ने सुना है ना, तो उतना तो चल जाता है। नहीं चलता अर्नव, अब वो जाकर मेरी बाकी सहेलियों को बताएगी। देखो अर्नव, अगर तुम्हें इसी तरह से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है तो अगली बार से मेरे साथ कहीं आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मिश्का, इतना कहकर मिश्का वहां से चली जाती है और अर्नव अपना सर पकड़ लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन, अरे बहू, आज तो तेरी छुट्टी है ना? हाँ माँ जी। तो मेरे पास एक काम है, तो उसे कर देना। वो पड़ोस की माधुरी काकी है ना, वो जरा गाँव गई है, अचानक से जाना पड़ा उसे, लेकिन वो कल आ जाएगी। और अब उनके घर पर दोनों बाप बेटे अकेले ही हैं, इसीलिए तू जाकर वहां पर थोड़ा बहुत काम कर ले, जैसे झाड़ू मारना, खाना बनाना, बस इतना ही। ये सब तो कर देगी क्या? माधुरी काकी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनके लिए करना हमारा भी फर्ज बनता है ना। क्या? ये आप क्या कह रही हो? अरे बहू, तू चिल्ला क्यों रही है? ओफो मिश्का, अपने गुस्से को काबू में रख। पता नहीं इस अर्णव के प्यार में मुझे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। अरे माँ जी, मैं इसीलिए चिल्ला रही हूँ क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हो। मैं आपकी बहू हूँ, तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं माधुरी काकी के घर जाकर जो भी काम हो वो कर दूंगी। वैसे भी आज के दिन मैं खाली ही बैठी हूँ। क्या बात है बहू, तो कितनी अच्छी और समझदार है। लेकिन आजकल की लड़कियों में ऐसे गुण पाना बहुत मुश्किल है। फिर मिश्का को ना चाहकर भी अपने घमंड और गुस्से को छोड़कर माधुरी काकी के घर जाकर काम करना ही पड़ता है। फिर एक दिन सुवर्णा और जूही मिश्का को उसके ससुराल में मिलने आती हैं। और तभी, क्या ये आप क्या कह रही हो उज्ज्वला बहन? हाँ सुवर्णा बहन, आपकी बेटी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। इसका स्वभाव इतना अच्छा है कि बस पूछिए मत। हमारी हर बात सुनती है, किसी काम में आनाकानी भी नहीं करती। और तो और, एक बार तो इसने मेरे कहने पर मेरी पड़ोसन के घर जाकर भी काम किया। आजकल की लड़कियां अपने ससुराल का ही काम करे तो बहुत है, लेकिन सच में उसने तो मेरा उस दिन दिल ही जीत लिया। अरे वाह, बहुत खूब मिश्का बेटा। अरे दी, ये पराठे आपने बनाए हैं? हाँ जूही। क्यों, अच्छे नहीं बने क्या? अरे नहीं दी, ये तो बहुत ही टेस्टी बने हैं। थैंक यू जूही। मिश्का का ये बदला हुआ स्वभाव देखकर जूही और सुवर्णा एकदम खुश हो जाते हैं। फिर बाद में जब मिश्का उन दोनों को घर के बाहर छोड़ने जाती है, तभी, मिश्का बेटा, मुझे लगा नहीं था कि तू अपने ससुराल आकर इतनी सुधर जाएगी, लेकिन जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ऐसे ही खुश रहना बेटा। अरे माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ये नाटक कर रही हूँ। क्या? हाँ माँ, अपने पति के लिए ये सब सहन करना पड़ रहा है मुझे, वरना मैं किसी की गुलामी कर ही नहीं सकती। हे भगवान, तू कभी नहीं सुधर सकती। मिश्का की बातें सुनकर सुवर्णा और जूही अब हैरान हो जाती है और मिश्का अंदर चली जाती है। अरे माँ, आप इतना परेशान मत होइए, नाटक ही सही, लेकिन देखना, इस नाटक के जरिए दी कब सुधर जाएगी यह आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ जूही, बस ऐसा ही हो। वही मैं सोच रही थी कि ये चमत्कार अचानक से कैसे हुआ। ऐसे ही एक रात खाना बनाने के बाद में, अरे बहू, तू कल काम पर मत जाना। क्या? हाँ बहू, अब देख, त्योहार आने वाले हैं और ऐसे में घर की साफ सफाई होना भी जरूरी है ना, इसलिए कल तू काम को छुट्टी लेकर घर की सारी साफ सफाई कर दे। अरे लेकिन माँ जी। और हाँ बहू, मुझे पता है कि कल सफाई पूरी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद रविवार को जब तेरी फिर से छुट्टी होगी ना, उस दिन तू बाकी की सफाई कर देना, और ऐसे करके ही पूरा घर चकाचक हो जाएगा। अरे बस कीजिए माँ जी, मैं जहाँ पर काम करती हूँ वो कंपनी मेरे पिताजी की नहीं है कि जब मन किया तब अचानक से ऐन वक्त पर मैं छुट्टी ले लूं, और मैं कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेने वाली।
और अगर घर की सफाई ही करनी है तो आप 2 दिन के लिए किसी बाई को बुला लो ना। मैं उसे पैसे दे दूंगी और मैं आपकी हर बात मानती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका फायदा उठाती जाओ। क्या? पहली बार मिश्का का इतना गुस्सा देखकर उज्ज्वला एकदम चौंक जाती है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब शनाया करण से शादी के बाद अपने दोनों भी पतियों को उल्लू बनाती है। वो करण को नाइट शिफ्ट बोलकर विपुल के पास रुकती है और विपुल को डे शिफ्ट बोलकर करण के पास रुकती है। फिर एक दिन, ये देखो शनाया, मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रांडेड तोहफे लाए हैं। अरे वाह, ये सब मेरे लिए है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। थैंक यू सो मच करण, ये सब तोहफे मुझे बहुत पसंद आए। अरे जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? थैंक यू परायों को कहा जाता है, अपनों को नहीं। अरे लेकिन तुम मेरे अपने थोड़ी ना हो, तुम तो मेरी जान हो, जान। फिर शनाया और करण दोनों एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। और ऐसे ही अब करण के आने से शनाया की जिंदगी एकदम बदल जाती है। वही उसका ये अमीरों जैसा रहन सहन देखकर विपुल और ममता को उस पर शक होने लगता है। अरे बहू, नई नौकरी लगे हुए तुझे बस एक हफ्ता ही हुआ है और एक हफ्ते में ही तूने इतने अच्छे कपड़े और नई बैग वगैरह सब खरीद लिया। तेरी तनख्वाह तो अभी तक आई भी नहीं होगी, तो फिर ये सब तूने कहाँ से लाया? हाँ शनाया, जॉब लगने के पहले दिन से ही तुम्हारा पूरा लुक बदल चुका है। तुम तो एकदम अमीर लगने लगी हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने पहले एक हफ्ते में ही एक बहुत बड़ी डील कर दी है, जिसके कारण मुझे बहुत ही बड़ा इंसेंटिव मिला है और उसी में मैंने ये सब खरीदा है। ये सब दिखने में जरूर महंगा है, लेकिन है तो एकदम सस्ता। अरे वाह, क्या बात है शनाया। चल जो भी हो, तेरी इच्छा तो पूरी हो रही है ना, वही काफी है। हाँ माँ जी, और आज आपके मुंह से ये मीठे बोल सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वरना आप जब भी मुंह खोलती हो बस कड़वे बोल ही बोलती हो और फिर मुझे बहुत दुख होता है। अरे चल चल, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। इस तरह शनाया मामले को संभाल लेती है और विपुल और ममता को कोई शक भी नहीं होता। फिर एक सुबह जब शनाया करण के पास होती है, तभी उसके पर्स में से उसके और विपुल की फोटो उड़कर अचानक से फर्श पर गिर जाती है। अरे नहीं, इसे तो मैं निकालना ही भूल गई। उतने में वहां पर करण आता है और उसकी नजर फर्श पर गिरे हुए फोटो पर जाए उसके पहले ही शनाया पैर दर्द होने का नाटक करती है। आउच, मेरा पैर। अरे क्या हुआ शनाया, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं बेबी, अचानक से मेरे पैर में दर्द हो रहा है। लगता है कल रात को ऑफिस जाते समय मेरा पैर हल्का सा मुड़ गया था और उसका दर्द मुझे अभी जाकर हो रहा है। क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बेबी, अभी देखो मुझे ही हो रहा है। ठीक है मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। ठीक है करण, जल्दी लाओ। फिर जब करण फर्स्ट एड बॉक्स लाने जाता है, तभी शनाया उस फोटो को उठाकर वापस अपने पर्स में रख देती है। ये देखो शनाया, इस मरहम को लगाने से तुम्हें बहुत आराम मिलेगा। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। ना जाने मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य किए होंगे जिसके फलस्वरूप में मुझे तुम्हारे जैसा पति मिला है। अरे मेरी जान, ये बात तो मुझ पर लागू होती है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? फिर शाम होने के बाद, शनाया आज तुम जॉब पर नहीं जाओगी, आज घर पर ही आराम करो या फिर वर्क फ्रॉम होम करो, नहीं तो तुम्हारे पैर का दर्द और बढ़ जाएगा। अरे नहीं करण, तुमने लगाए हुए मरहम से मुझे अब तक बहुत आराम मिला है। देखो मैं चल फिर भी पा रही हूँ। अब मैं चलती हूँ जॉब पर। नहीं शनाया,
एक तो मुझे तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आता। तुम कितनी रात गए जाती हो और मुझे डर लगता है। कितनी चिंता सताती है रात भर, पता भी है क्या तुम्हें? मेरी इतनी चिंता मत करो जान। नहीं शनाया, प्लीज घर पर ही रुको ना। अरे बेबी, मैं चली जाऊंगी। मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और तुम बेफिक्र रहो ना। सच कह रही हूँ मैं। अभी मेरा पैर एकदम ठीक है। अच्छा ठीक है, तुम तो मानने वालों में से बिल्कुल नहीं हो। चलो तो फिर मैं ही तुम्हें ऑफिस तक ड्रॉप कर देता हूँ और सुबह तुम्हें वहां पर लेने भी आऊंगा। क्या? मेरा मतलब, इस सब की कोई जरूरत नहीं है बेबी। एक तो तुम दिन भर इतनी मीटिंग्स करके थक जाते हो, इसीलिए कह रही हूँ। अब तुम बेफिक्र होके सो जाओ। मेरे ऑफिस की कैब आ जाएगी ना, और मैं उसी में बैठकर चली जाऊंगी। पर शनाया। क्या बेबी, मुझ पर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है क्या? अपने आप से भी ज्यादा है जान। तो बस मेरी चिंता मत करो। ठीक है शनाया, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना, ठीक है ना? हाँ बेबी, जरूर। इस तरह से शनाया करण से बचकर जैसे तैसे रात में वहां से निकलकर विपुल के पास पहुंचती है। फिर रात में अचानक से 2 बजे शनाया को करण का कॉल आता है, जिसके चलते शनाया और विपुल दोनों की नींद खुल जाती है। अरे शनाया, इतनी रात गए तुम्हें किसका कॉल आ रहा है? ओह नो, ये तो मेरा मजनूपति नंबर 2 है। सच में पागल है। अरे विपुल, वो मेरे ऑफिस से कॉल आया है। जरूर कोई छोटा मोटा काम ही होगा। ये लोग तो दिन में भी काम करवाते हैं और रात में भी चैन से सोने भी नहीं देते। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, मैं उनका कॉल बिल्कुल नहीं उठाने वाली। लेकिन शनाया, अगर कोई जरूरी बात होगी तो? अरे कोई जरूरी बात नहीं होगी। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम फिक्र मत करो। चलो सो जाओ और माफ करना मुझे। मेरे कॉल के कारण तुम्हारी नींद टूट गई। अरे कोई बात नहीं बाबा, और इसमें माफी मांगने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर शनाया अपने फोन को साइलेंट मोड पे करके सो जाती है और उधर करण हर एक घंटे में उसे फोन पे फोन किए जाता है, लेकिन शनाया उसका कॉल ही नहीं उठाती। फिर अगली सुबह, क्या जान, रात भर मुझे नींद तक नहीं आई। एक बार कॉल बैक या मैसेज तो कर देती मुझे माफ कर दो बेबी, लेकिन कल रात ऑफिस में मुझे ढेर सारा काम था और अब तो उन्होंने नया रूल भी बनाया है कि ऑफिस में कोई फोन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। इसीलिए मुझे फोन सीधे सुबह ही मिला है, वो भी लॉग आउट करने के बाद। क्या? हाँ बेबी, मैंने तो बॉस से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन वो तो माने ही नहीं। अरे यार, खैर वो सब जाने दो। लेकिन अभी तुम्हारा पैर कैसा है? आराम तो है ना, या फिर से दर्द हो रहा है? अरे नहीं बेबी, अब सारा दर्द जा चुका है और तुम्हारा साथ होते हुए मुझे कोई भी दर्द तकलीफ दे ही नहीं सकता। ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, लेकिन फिर भी तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम में मेरी जान बसती है। करण की बढ़ती चिंता और उसका प्यार देखकर शनाया को बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे तो बस उसके पैसों से ही मतलब होता है। फिर रविवार के दिन, अरे बहू, आज तो रविवार है ना, तो तू आज भी काम पर क्यों जा रही है? और ऐसा कौन सा काम करती है तू, जहाँ हफ्ते के 7 दिन काम होता है? छुट्टी वगैरह कुछ मिलती है भी कि नहीं? अरे माँ जी, हमें तो रोटेशनल वीक ऑफ मिलता है। मतलब अब ये क्या चीज है? अरे माँ, ये कोई चीज नहीं है। ये एक ऐसी प्रकार की छुट्टी होती है जो रविवार के नहीं, बल्कि हफ्ते के किसी भी दिन दी जाती है। मतलब अगर इस हफ्ते सोमवार के दिन छुट्टी है, तो अगले हफ्ते मंगलवार को होगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ माँ, और अब आने वाले हफ्ते में मुझे बुधवार को छुट्टी मिलेगी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। फिर विपुल की नजरों में शनाया बुधवार के दिन छुट्टी लेती है और करण से कहती है कि वो दिन भर कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जा रही है। क्या? कॉन्फ्रेंस मीटिंग? हाँ बेबी, हर हफ्ते मुझे पूरा दिन शहर के बाहर जाना पड़ेगा।
कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए। अब क्या करें, हमारा प्रोसेस तो मैं ही मैनेज करती हूँ, इसीलिए मुझ पर बहुत ज्यादा लोड है। अच्छा ठीक है, मतलब तुम सीधे अगले दिन ही आओगी? हाँ बेबी, मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फोन अलाउड नहीं है ना वहां पर। उम्मीद है कि तुम समझ पाओ। हाँ मेरी जान, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और अपने काम पर ध्यान दो। इस तरह से शनाया करण को अच्छे से बेवकूफ बनाती है और दूसरी तरफ जब उसे करण की नजर में ऑफिस की छुट्टी लेनी होती है तब वो विपुल से कहती है कि वो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर के बाहर जा रही है और सीधे अगली रात को ही आएगी। और इस तरह से वो अपने दोनों पतियों को अच्छे से बेवकूफ बनाती है। फिर एक रोज, अरे शनाया बहू, आज तू कैफे में किस आदमी के साथ थी? हे भगवान, लगता है बुढ़िया ने मुझे और करण को साथ में देख लिया। अब क्या करूं मैं? अरे चुप क्यों है तू? बता, जल्दी बता, कौन था वो आदमी? आदमी? और कैफे में? शनाया, तुम तो दिन में ऑफिस जाती हो ना, तो फिर कैफे कैसे पहुंच गई? अरे वो आदमी मेरे बॉस थे। क्या? हाँ माँ जी, उस कैफे में बैठकर मैं और मेरे बॉस हम दोनों क्लाइंट के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि वहां पर मीटिंग होने वाली थी। अरे लेकिन काम की मीटिंग तो ऑफिस में होती है, तो फिर तू कैफे में क्या कर रही थी? अरे नहीं माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्सर बड़े बड़े लोगों की मीटिंग्स ऐसे ही कैफेज और रेस्टोरेंट में होती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? मैं तो अपनी सहेली के साथ वहां से गुजर रही थी और ऑटो में भी थी, इसीलिए मैं वहां पर रुक ही नहीं पाई, वरना मैं तेरे पास जरूर आ जाती। जान बची तो लाखों पाए। अच्छा हुआ बुढ़िया जो तू मेरे पास नहीं आई, वरना मेरा बना बनाया सारा नाटक बिगड़ जाता और मेरी जिंदगी फिर से पहले जैसे बर्बाद हो जाती। फिर एक दिन, अरे शनाया, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे और मेरे फोटोज में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूं, कितना अच्छा लगेगा ना? अरे नहीं करण, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। लेकिन क्यों शनाया, और तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे तुम तो पहले से ही जानते हो ना कि मैं बचपन से अकेली रही हूँ और मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है और मैं नजर में बहुत मानती हूँ। इसीलिए अगर तुमने सोशल मीडिया पर हमारे फोटोज पोस्ट कर दिए तो उसे लोगों की नजर लग जाएगी और नजर अच्छी से अच्छी चीज को भी बर्बाद कर देती है और मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहती। लेकिन मेरी जान, ये नजर वगैरह ये सब तो एक अंधविश्वास है और तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इन सब में तुम कैसे मान सकती हो? नहीं बेबी, ये तुम्हारे लिए अंधविश्वास होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन नजर सच में लगती है। अच्छा ठीक है बाबा, कोई बात नहीं। अगर तुम नहीं चाहती तो मैं हमारे फोटोज पोस्ट नहीं करूंगा। शुक्रिया करण। इतना कहकर शनाया वहां से चली जाती है। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी तो मुझे शनाया का बर्ताव काफी अजीब लगता है, मानो जैसे कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। खैर, लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। उसकी जिंदगी तो बिल्कुल किसी खुली किताब की तरह है मेरे सामने। फिर एक दिन करण शनाया को हनीमून की टिकट्स दिखाकर उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देता है। वाओ, हनीमून की टिकट्स! हाँ मेरी जान, तुम खुश तो हो ना? सिर्फ खुश? अरे बहुत ज्यादा खुश हूं मैं, क्योंकि ये ट्रिप तो मेरा सपना था जो अब तुम्हारे कारण पूरा होगा और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करण। अरे कितनी बार शुक्रिया बोलोगे? मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। वो तो है, ये ट्रिप तो मैं किसी भी हाल में बिल्कुल मिस नहीं करूंगी, लेकिन विपुल और माजी को क्या बोलकर जाऊंगी, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। अब शनाया उसी सोच में पड़ जाती है और बाद में उसे एक सुझाव आता है। विपुल, माजी, मैं एक हफ्ते के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। हमारी ऑफिस की पूरी टीम भी जा रही है। क्या? एक हफ्ते के लिए? लेकिन शनाया, यूं अचानक से कैसे? अरे विपुल, तुम तो जानते ही हो ना, बिजनेस ट्रिप्स तो कभी भी प्लान हो जाती है। हाँ शनाया, वो तो है,
अगर तुम काम के सिलसिले में जा रही हो तो चली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जाने से पहले अपने बॉस का और अपने साथ काम करने वाले लोगों का अता पता और फोन नंबर जरूर देकर जाना। अरे माँ जी, आप उन सब की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा फोन तो ऑन ही रहेगा, तो मैं आप दोनों को कॉल जरूर करूंगी। फिर शनाया करण के साथ हनीमून पे जाकर खूब मजे करती है। लेकिन एक बार अचानक से उसे करण के साथ होते हुए विपुल का वीडियो कॉल आता है और उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। अरे बाप रे, विपुल का तो वीडियो कॉल आ रहा है, अब मैं क्या करूं? इसे तो मैंने ये कहा था कि दोपहर के 2 बजे के बाद ही कॉल करना, लेकिन मैं तो ये भूल ही गई कि इसका कॉल आने वाला है। कल रात से 3 बार इसका कॉल काट चुकी हूँ और अब फिर से मैंने इसका कॉल कट कर दिया, तो ये मुझ पर पूरी तरह शक करेगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।